Hello everyone, I am M.K. Roy, here present to discuss about the subject design of steel structure. As per UPBT syllabus, we will discuss our subject DSS, simply says design of steel structure. हिंदी में कहें तो इस्पातीय संरचनाओं का अभिकल्पन। इस्पात यानी स्टील। स्टील की संरचनाओं का हम इस सब्जेक्ट में क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक, तो क्यों हमें स्टील स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी हम आगे देख पाएंगे। ठीक, तो हमें स्टील स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी तक हमने पढ़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के बारे में, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो क्या डिफरेंस है स्टील स्ट्रक्चर और कंक्रीट स्ट्रक्चर में। तो हमारा जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बहुत ही हैवी वेट होते हैं। उसकी तुलना में अगर हम अपना स्टील स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो कैसे होंगे, वो लाइट वेट होंगे। ठीक, साथ ही साथ जो हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसका जो मटेरियल है, जो उसमें मटेरियल लगता है, एग्रीगेट, सीमेंट, ये सब ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी दिक्कतें आती हैं। साथ ही साथ उसकी डिज़ाइन भी थोड़ी टिपिकल होती है। तो इस वजह से हमने क्या सोचा, हमने कहा कि हमें एक इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव स्ट्रक्चर बना के खड़ा करना है जो कि आसानी से बनाया जा सके। तो हमने किस पे आ गए, हम लोग आ गए स्टील स्ट्रक्चर पे। तो आपके इस सब्जेक्ट में जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए एज ए सिविल इंजीनियर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो हम आगे देखते हैं कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि सिलेबस क्या है। तो सिंपली अगर हम देखें, जो ये 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है सिविल इंजीनियरिंग का, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, उसमें जो कुल मिला के जो सिलेबस दिया है उसकी पहली यूनिट में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चरल स्टील और सेक्शंस के बारे में। स्ट्रक्चरल स्टील क्या होती है, सेक्शंस क्या होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील पढ़ेंगे, डेजिग्नेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील पढ़ेंगे, ट्यूबुलर सेक्शंस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। जब दूसरी यूनिट पे हम लोग जाएंगे तो हम पढ़ेंगे रिवेटेड कनेक्शन के बारे में। रिवेटेड कनेक्शन के बारे में क्यों पढ़ेंगे, रिवेटेड कनेक्शन के बारे में जब हम यूनिट शुरू करेंगे तब आपको बताएंगे कि क्यों हम रिवेटेड कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे बोल्ट कनेक्शन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बेल्डेड कनेक्शन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे टेंशन मेंबर्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर्स के बारे में, फिर उसके नेक्स्ट टॉपिक पे जब जाएंगे तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे रूफ ट्रस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कॉलम बेसिस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बीम्स के बारे में। ठीक, फिर नेक्स्ट जाएंगे तो लास्ट यूनिट हमारी आएगी फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर लाइक ट्रसेस, कॉलम्स एंड गर्डर्स। ठीक, तो कुल मिला के 10 यूनिट इसमें हमें पढ़नी है। तो आज हम पहली यूनिट शुरू करते हैं, कौन सी, अपना भाई स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शंस, स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शंस। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि हमने देखा कि जो भी हमने कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाए, तो हमारी कंक्रीट क्या होती है, सबको पता है कि वो कंप्रेशन में तो बहुत ही ज़्यादा उसके पास स्ट्रेंथ होती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके पास कम होती है। जबकि जो हमारी स्टील है उसके पास टेंसाइल एंड कंप्रेशन दोनों स्ट्रेंथ क्या होती है, लगभग बराबर होती हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा होती हैं। ठीक, तो स्टील की जो संरचनाएं होती हैं, ये जो हमारी कंक्रीट की संरचनाएं होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी, चौड़ी और भारी ना होकर हल्की एवं मजबूत होती हैं। कैसी होती हैं, हल्की एवं मजबूत होती हैं। और जो स्टील संरचनाएं होती हैं इनमें इलास्टिक है, जो प्रत्यास्था है, इलास्टिक गुण है, प्रत्यास्थ गुण है, ये भी बहुत अधिक होता है। ठीक, लेकिन एक नुकसान होता है, इन स्टील संरचनाओं पर जो है जंग बड़ी आसानी से लग जाती है। क्या लग जाती है, जंग बड़ी आसानी से लग जाती है। ठीक,
तो अगर हम देखें अपना जो मेन सब्जेक्ट है इसमें हमने किस टॉपिक के बारे में बताया था, स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में। तो जो हमारा स्ट्रक्चरल स्टील है, संरचनात्मक स्टील है, इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से लोहे का क्या होता है, एलॉय होता है। क्या होता है लोहे का? लोहे का एलॉय होता है, ठीक, लोहे का एलॉय होता है, ठीक। अब एलॉय क्या होता है? तो दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर बनाई गई धातु क्या कहलाती है? एलॉय कहलाती है या मिश्र धातु कहलाती है, ठीक। एलॉय कहलाती है, क्या कहलाती है? मिश्र धातु कहलाती है। तो इसमें हम क्यों मिलाते हैं कुछ चीज़ें, क्यों इनको हम एलॉय बनाते हैं? क्योंकि हमें इसके जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमें ठीक करना होता है, उनको हमें सुधारना होता है, ठीक। तो जो हमारा स्टील है इसमें क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, डक्टिलिटी होती है, हार्डनेस होती है, ठीक। हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है इन सब में। इसीलिए इसमें हम क्या क्या मिलाते हैं? इसमें हम कार्बन मिला देते हैं, निकिल मिला देते हैं, और क्या मिला देते हैं? मैग्नीज मिला देते हैं, सल्फर मिला देते हैं, सिलिकॉन मिला देते हैं, फास्फोरस आदि मिला देते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे ये आयरन जो हमारा बनता है या जो हमारा स्टील होता है ये निर्माण के लिए उपयुक्त हो जाता है। यानी जो भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए अगर हमें स्टील बनानी है तो हमें उसके जो हमें प्रकृति से स्टील प्राप्त होता है उसको सुधारना होता है, ठीक। तो उसको कैसे सुधारते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। तो जो बहुत सारी स्ट्रक्चरल स्टील होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं। जैसे एक हमारी कार्बन स्टील होती है। तो IS कोड जो 2062 के अनुसार आयरन में कार्बन और मैग्नीज की कुछ मात्रा मिलाकर क्या बनाया जाता है? कार्बन स्टील बनाया जाता है। कार्बन स्टील बनाया जाता है और ये कार्बन और मैग्नीज मिलाने से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 230 से 300 न्यूटन पर mm से लेकर 410 से 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक हो जाती है। फिर दूसरा हमारा होता है उच्च सामर्थ्य वाली कार्बन स्टील, हाई स्ट्रेंथ बियरिंग कार्बन स्टील। तो जो हमारी हाई स्ट्रेंथ बियरिंग कार्बन स्टील है इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, वो अधिक रहती है। क्यों रहती है अधिक? ताकि इसकी जो डक्टिलिटी, टफनेस और इसकी जो वेल्डेबिलिटी है उसके गुणों में कमी आ सके, उसके गुणों में कमी आ सके। हाई स्ट्रेंथ बियरिंग कार्बन स्टील की जो डक्टिलिटी होती है, जो टफनेस होती है, उसमें जो हमारा कार्बन की मात्रा है वो अधिक रहती है। और इस तरह की जो स्टील का प्रयोग जो हम कहाँ करते हैं? हम ट्रांसमिशन लाइनें और माइक्रोवेव टावर्स में करते हैं। अगर कोई पूछते कि जो ट्रांसमिशन लाइन में स्टील यूज होती है वो कौन सी स्टील होती है तो क्या बताओगे? तो बताओगे कि वहाँ पे हाई स्ट्रेंथ बियरिंग कार्बन स्टील यूज होती है, उच्च सामर्थ्य वाली कार्बन स्टील यूज होती है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेनलेस स्टील। क्या आता है? स्टेनलेस स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है, क्योंकि हमारा अभी हमने बताया कि जो हमारा स्टील है उसमें हमारा कोरोजन या जंग बहुत जल्दी लगता है, कोरोजन या जंग बहुत जल्दी लगता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या बनाते हैं? हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, धब्बा रहित स्टील बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम जो हमारा आयरन होता है उसमें हम 10.5% क्रोमियम और 0.5% निकिल मिला देते हैं और इस तरीके से क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। 10.5% क्या मिला देते हैं? क्रोमियम मिला देते हैं और 0.5% क्या मिला देते हैं? निकिल मिला देते हैं, ठीक। तो इससे हमारा स्टेनलेस स्टील बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है अग्निरोधक स्टील, फायर रेजिस्टेंस स्टील। तो जो फायर रेजिस्टेंस स्टील है इसे हम ऊष्मा स्थैतिक उपचारित कर देते हैं। ये कैसी स्टील होती है? ऊष्मा स्थैतिक उपचारित स्टील होती है और ये सामान्य स्टील से बहुत ही ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस और ऊष्मारोधी होती है। नेक्स्ट है हमारा वेदर रेजिस्टेंस स्टील। तो जो हमारा वेदर रेजिस्टेंस स्टील है, मौसम अप्रभावी स्टील है, ये क्या है? ये भी एक अल्प मिश्रित एलॉय होता है। अल्प मिश्रित एलॉय होता है जो मौसम के प्रभाव से स्टील में लगने वाले जंग को
अपने प्रभाव से रोकती है। ऐसे स्टील की संरचनाएं प्रायः पेंट रहित होती हैं, यानी इन स्टील पे हमें पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होती है। नेक्स्ट है हमारा मध्यम व उच्च क्षमता वाली माइक्रो रोल्ड स्टील, मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ माइक्रो रोल्ड स्टील। तो IS 8500 के अनुसार आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम रखते हुए वेनेडियम, टाइटेनियम या बोरॉन की 2.5% तक मात्रा रखकर मिश्र आयरन बनाया जाता है, जो माइक्रो रोल्ड स्टील कहलाता है। यानी कार्बन की परसेंटेज कम करके हम क्या मिला देते हैं, उसमें वेनेडियम, टाइटेनियम या बोरॉन मिला देते हैं, और इस तरीके से हम माइक्रो रोल्ड स्टील बना लेते हैं। इस स्टील की जो स्ट्रेंथ होती है वो 300 से 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर 440 से 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक रहती है। ये तो बात हो गई हमारी स्टील की। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील कैसे, संरचनात्मक स्टील के गुण क्या। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो पृथ्वी पर लौह अयस्क हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। जो आयरन हमारा है जो पृथ्वी पर लौह अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं या कच्चा लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्चा लोहा बोलते हैं। ठीक, तो कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, कच्चा लोहा यानी पिग आयरन हमारा लौह अयस्कों से प्राप्त होता है, आयरन ओर्स से प्राप्त होता है। जो आयरन ओर कहाँ मिलते हैं, जो आयरन ओर्स हमारे पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर मिलते हैं। ठीक, फिर हम जो कच्चा लोहा हमें मिलता है, जो पिग आयरन मिलता है, उसका हम करते हैं शुद्धिकरण। क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, रिफाइनमेंट करते हैं, और उससे हम प्राप्त करते हैं कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। उस ढलवे लोहा का शुद्धिकरण करके हमें प्राप्त होता है पिटवा लोहा, और उस पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन का शुद्धिकरण करके हमको प्राप्त होता है माइल्ड स्टील यानी मृदु लोहा। जो माइल्ड स्टील हमें प्राप्त होता है, इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ही कम रखती है, इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ही कम रखी जाती है। ठीक, जो हमारा ढलवा लोहा होता है यानी कास्ट आयरन होता है, इसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 2 से 4%। कितनी होती है, 2 से 4%, जिसके कारण यह कैसा होता है, ब्रिटिल होता है। यानी किसी भी स्टील में हम क्या करेंगे, अगर कार्बन परसेंटेज अधिक रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा मटेरियल, वो हमारा आयरन, वो हमारा स्टील ब्रिटिल हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। ठीक, ब्रिटिल का क्या मतलब, ब्रिटिलनेस यानी भंगुरता, वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उस मटेरियल पे आघात करने पे, उस मटेरियल पे चोट पहुंचाने पे वो मटेरियल टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाए। जैसे कांच पे अगर आप हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा, कांच टुकड़े टुकड़े टूट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी कांच है, जो ग्लास है, वो क्या है, वो ब्रिटिल है। तो ऐसे ही अगर लोहे में हम अगर कार्बन परसेंटेज ज़्यादा रख देंगे तो लोहा हमारा कांच की तरह टूट जाएगा। वो लोहा ना रहकर क्या हो जाएगा, वो कांच हो जाएगा। कांच नहीं, क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। जैसे पत्थर पे अगर आप हथौड़ा मारें तो वो भी क्या होता है, टुकड़े टुकड़ों में टूट जाता है। तो अगर हम स्टील में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा रख देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो लोहा नहीं रहेगा, वो एज ए स्टोन की तरह बिहेव करेगा, एज ए स्टोन बिहेव करेगा। ठीक, लेकिन साथ ही साथ ये होता है कि ब्रिटलनेस क्या होती है, बढ़ जाती है, लेकिन इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्रिटल तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, ब्रिटल तो हमारा जो स्टील है वो हो जाता है अगर हम कार्बन परसेंटेज ज़्यादा रख दें, लेकिन उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत अधिक हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पिटवा लोहा। अभी हमने क्या पढ़ा, कास्ट आयरन। सबसे पहले हमारा पिग आयरन था, पिग से हमने कौन सा प्राप्त किया था, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन ढलवा लोहा। अब ढलवे लोहे से हम प्राप्त कर रहे थे पिटवा लोहा। तो जो पिटवा लोहा होता है, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0 से लेकर 0.1% तक रहती है, 0 से लेकर 0.1% तक रहती है, जिसके कारण यह ज़्यादा डक्टाइल और मेलेबल और टफ हो जाता है।
ज़्यादा डक्टाइल, मैलेबल और टफ हो जाता है। डक्टिलिटी का क्या मतलब? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जिसके कारण वो मटेरियल वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। यानी किसी भी मटेरियल पे अगर हम चोट लगाएं या उस पर हम प्रहार करें तो वो क्या हो, वो वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी जो कहलाती है वो डक्टिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी हमारे एक पदार्थ की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण हमारा पदार्थ एक सीट फॉर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाए, एक सीट फॉर्म के पतली चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो ये हमारा क्या है? मेलेबिलिटी। और उसके बाद में हमारा दृढ़ यानी टफ। तो टफ क्या होता है? टफनेस का क्या मतलब होता है? मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मटेरियल अपने ऊपर आए हुए शॉक्स का, अपने ऊपर आए हुए वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो प्रॉपर्टी मटेरियल की टफनेस कहलाती है। तो अगर कार्बन परसेंटेज हम कम रख देंगे तो मटेरियल की ये तीनों प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती हैं। यानी जो हमारा पिटवा लोहा होता है वो कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहे से अच्छा होता है। इसीलिए इस स्टील का प्रयोग भवनों व पुलों के अवयवों में होता है। यानी जो भी हमारे बिल्डिंग्स और ब्रिजेस के एलिमेंट्स होते हैं उनमें हम कौन सी स्टील का यूज करते हैं? उसमें हम रॉट आयरन का यूज करते हैं। इसके बाद में हमारे आती है मध्यम स्टील, मीडियम स्टील। तो जो मीडियम स्टील होती है इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो 0.25% से लेकर 0.6% तक रहती है, जिसके कारण इस स्टील का प्रयोग रेलों में, बॉयलर की प्लेट्स में, हथौड़े में और डाई बनाने आदि में किया जाता है। इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी रहती है? 0.25% से 0.6% तक रहती है। किसमें? मीडियम स्टील में। इसकी वजह से ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है और डक्टाइल हो जाता है। साथ ही साथ इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो पिटवा लोहे से अधिक होती है, यानी रॉट आयरन से अधिक होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हाई कार्बन स्टील। तो जो हाई कार्बन स्टील है इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 0.75% से 1% तक रहती है, जिसके कारण इस स्टील के स्लेज हथौड़े, स्लेज हैमर्स, छेनी, लकड़ी काटने व छीलने के औजार, आरी, कुल्हाड़ी, स्प्रिंग, चाकू और छेद करने वाली मशीन, राजमिस्त्री की किट और कटलरी आइटम आदि बनाए जाते हैं। किससे? हाई स्पीड कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी रहती है? 0.75% से लेकर 1% तक। फिर है हमारा संरचनात्मक स्टील में हमने जो IS कोड है हमारा उसके अकॉर्डिंग इसे 3 ग्रेड में डिवाइड किया है, A B C ग्रेड, 3 ग्रेड में इसको हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। ठीक, ABC 3 ग्रेड में हमने इसको क्या किया है? डिवाइड किया है। अब ये क्या था, ये कैसे प्राप्त होती थी स्टील, वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता था? आयरन, हमारे जो अर्थ है उसके अंदर हमने क्या मिला? हमें मिला आयरन ओर। क्या मिला? आयरन ओर। ठीक, हमें मिला आयरन ओर। आयरन ओर मिला तो उसको हमने क्या किया? उसको हम ले गए ऑक्सीजन स्टील प्रोसेस से ले गुजारते हुए हम ले गए फर्नेस में, इलेक्ट्रिक फर्नेस में, एक विद्युत भट्टी में उसको ले गए। वहाँ पे हमने उसका किया पॉरिंग। वहाँ से हुआ क्या किया? उसका पॉरिंग किया और उसमें हम ऑक्सीजन सप्लाई करते रहे। इसकी वजह से आयरन स्क्रैप क्या होता रहा? आयरन स्क्रैप होता रहा। और वहाँ से हमने जो हमें पॉरिंग होके जो हमें लोहा मिला या स्टील मिला उसको हम ले गए इंगॉट्स में। किस में ले गए? इंगॉट्स में। और वहाँ से हमने उसको डुबो दिया सॉकिंग पिट में। ठीक, उसको डुबो दिया सॉकिंग पिट में और वहाँ से उसको हम ले गए ब्रेकडाउन मिल में, जहाँ पे हमने उसको टुकड़ों में डिवाइड किया। ब्रेकडाउन मिल में उसको तोड़ा और उसके बाद ले गए बूम मिल में, जहाँ पे हमने उस टुकड़ों पे क्या किया? रोलिंग की और प्रेसिंग की, रोलिंग की और प्रेसिंग की। इसकी वजह से हमें क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया। यानी सिंपल है दैट कि हमें जो भी आयरन ओर मिले उनको हम ले गए भट्टी में और वहाँ पे हमने उन पे काम किया, उनको टेम्परेचर दिया, उनको गलाया और उनको गला के फिर हमने उसको कठोर बना लिया। कठोर कैसे बना लिया? सॉकिंग पिट्स में पानी में डुबो कर। फिर उसके बाद में उनको हम ब्रेकडाउन मिल्स में ले गए, फिर उनकी तुड़ाई की और उसके बाद हम उनको फिर ले गए बूम मिल में, जहाँ पे हमने उस पर की रोलिंग और प्रेसिंग और उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक,
तो जो प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं स्टील की, तो प्रॉपर्टीज़ जो हमारी होती हैं वो IS कोड 2065 1992 के अकॉर्डिंग, IS कोड 2062 1992 के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चरल स्टील होती है उसमें निम्नलिखित विशेषताएं निर्धारित की गई हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है, वो क्या होती है कि जो इसका एंग मापांक होता है, जो एंग मॉडुलस होता है वो कितना होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। कितना होता है, 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। जो इसकी डेंसिटी होती है, जो इसका घनत्व होता है वो होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसकी डेंसिटी जो होती है वो 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। फिर इसका नेक्स्ट है हमारा रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है 12 × 10⁶ पर डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे इतने का प्रसार होगा। फिर होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, दृढ़ता गुणांक 0.84 × 10⁵ से लेकर 0.98 न्यूटन पर mm² तक होता है। ठीक, अब जो हमारा स्टील था हमने क्या बताया था कि इसे 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रेड, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। तो ग्रेड ए जो है उसको हम लिखते हैं Fe410WA, Fe410WA। Fe क्या, Fe का मतलब स्टील। ठीक, 410 उसकी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है, चरम तनन स्ट्रेंथ है, यानी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक, डब्लू क्या, डब्लू रिप्रेजेंट करता है बेल्डेबिलिटी को, किसको, बेल्डेबिलिटी को, बेल्डिंग उस पर कितनी फिजिबल है इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है, ए हमारा ग्रेड है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेड को, यानी ABC जो हमारा है वो स्टील ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। डब्लू जो है स्टील की बिल्डिंग क्षमता, यानी बिल्डिंग संभव है अथवा नहीं, इसको रिप्रेजेंट करता है। और 410 जो है वो स्टील की मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बात है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो जो रासायनिक विशेषताएं होती हैं उसमें हम किस ग्रेड की स्टील में क्या क्या मिक्स करते हैं इस पर डिपेंड करती हैं। तो जैसे हमारा ग्रेड ए का स्टील है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe410WA से। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 0.23% तक होती है और जो मैग्नीज होता है वो 1.5% होता है। सल्फर की मात्रा इसमें 0.05% होती है, सिलिकॉन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है और फास्फोरस जो होता है वो 0.05% के आसपास होता है। ऐसे ही हमारा जो ग्रेड बी है, ग्रेड बी में कार्बन की मात्रा ग्रेड ए से थोड़ी कम 0.22%, मैग्नीज सेम रहता है, सल्फर भी थोड़ा सा कम, सिलिकॉन रहता है 0.4% और फास्फोरस। इसी तरीके से सी ग्रेड के लिए, और ये दो हमारी स्पेशल ग्रेड हैं Fe440 और Fe540। ठीक, तो जो हमारा कोड है इसके अकॉर्डिंग जो इसमें हमने एलिमेंट्स मिलाए उनमें परसेंटेज कितना तक हम चेंज कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है परसेंटेज कितना तक हम चेंज कर सकते हैं। कार्बन ±0.02%, जैसे अभी हमने टेबल में दिखाया, उसके अलावा इसमें कितना चेंज कर सकते हैं, तो उस लिमिट के अलावा इसमें हम इतना चेंज और कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये तो हमारी हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे। किस पे आते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो क्या, टाइप ऑफ स्टील। सबसे पहला हमारा जो 3 ग्रेड हमने बताई कौन सी, 410WA, 410WB, 410WC। तो इनकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, अगर थिकनेस जो प्लेट थिकनेस है वो कितनी है 20 mm से लेस है, तो जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, चरम सीमा क्षमता होती है जो इसकी, वो कितनी होती है 250 न्यूटन पर mm² होती है। अगर T जो है 20 से लेकर 40 तक है तो 240 न्यूटन पर mm² होता है, और T जो है अगर 20 से ज़्यादा है तो 230 न्यूटन पर mm² इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। मिनिमम परसेंटेज इलोंगेशन LG, जिसका फार्मूला होता है 5.65 √A0। A0 क्या होता है, एरिया। ठीक, तो वो होता है 23% तक।
नेक्स्ट है हमारा परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस कितनी होती है? तो IS कोड 800 के अनुसार Fe 230, 240, 250, 260 और 300 ग्रेड की स्टील प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा यूज क्या करते हैं? Fe 250। तो जो Fe 250 है उस ग्रेड के अकॉर्डिंग जो परमिसिबल स्ट्रेस होती हैं अकॉर्डिंग टू यील्ड स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm², जो एक्सियल टेंशन होती है वो 0.6% ली जाती है। किसकी? Fy की 0.6% ली जाती है। किसकी? Fy की। ठीक, जो बेंडिंग होती है वो कितनी ली जाती है? 0.66% ली जाती है। और जो शियर होती है मैक्सिमम वो 0.45 Fy ली जाती है। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ये तो हमारी बात हो गई स्ट्रक्चरल स्टील की। अब हम अपना इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस की। तो जो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन होते हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब जैसे हमने कोई स्टील का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक, तो स्टील का स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा होगा, तो जो भी हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे वो क्या होगा? वो बहुत सारे छोटे छोटे मेंबर्स से मिलकर बना होगा, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स या मेंबर्स से मिलकर बना होगा। तो वो मेंबर्स जिस फॉर्म में मिलते हैं उन्हीं फॉर्म को हम बोलते हैं स्टील सेक्शंस। जैसे कुछ कैसे मिलते हैं? कोड़ीय होते हैं, कुछ टी टाइप के होते हैं। कुछ कैसे होंगे? कोड़ीय होंगे, कुछ टी टाइप के होंगे, ठीक, कुछ छड़ टाइप के होंगे, कुछ ट्यूब टाइप के होंगे। कैसे होंगे? ट्यूब टाइप के होंगे। कुछ हमारे चैनल सेक्शन होंगे। ठीक, तो इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? स्टील सेक्शन बोलते हैं। ठीक, तो इन्हीं सब मेंबर्स को लाकर, इन्हीं सब सेक्शंस को लाकर आपस में जोड़कर हम क्या बना देते हैं? अपना स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक, तो हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना होगा? हमें सबसे पहले इन मेंबर्स के बारे में पढ़ना होगा, इन स्टील सेक्शंस के बारे में पढ़ना होगा। तो फिलहाल में जो हमारे यहाँ यूज होते हैं वो कौन कौन से सेक्शंस यूज होते हैं? वो रोल्ड स्टील के समकोणीय खंड यूज होते हैं, रोल्ड स्टील के विषम कोणीय खंड यूज होते हैं, रोल्ड स्टील के टी खंड यूज होते हैं, रोल्ड स्टील के चैनल खंड यूज होते हैं, रोल्ड स्टील के आई या एच खंड यूज होते हैं, मृद इस्पात की पट्टियाँ यूज होती हैं, भारतीय मानक गोल व वर्गाकार खंड की छड़ें यूज होती हैं, मृद इस्पात की ट्यूब यूज होती है। यहाँ जो इस्पात है इसका मतलब क्या है? स्टील है। ठीक, इस्पात का मतलब क्या है? स्टील है। तो सबसे पहला है हमारा समभुजीय कोणीय खंड, इक्वल एंगल सेक्शन। इक्वल एंगल सेक्शन का क्या मतलब? इक्वल एंगल का सेक्शन का क्या मतलब? इक्वल एंगल, तो इक्वल एंगल सेक्शन का मतलब ये है कि जो भी हम अपना एंगल यूज कर रहे हैं उसमें उसके क्या होंगे? एंगल सेक्शन का मतलब क्या? एंगल देखा है ना, ये एंगल है। ठीक, इसके क्या है? दो सेक्शन है, दो एंगल हैं इसमें, एक ये पार्ट है और एक क्या है? एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। ये दोनों क्या है? इक्वल है, यानी इनकी जो लेंथ है वो क्या है? चित्र में देखो कितनी है? 50 mm 50 mm है। तो ये किस तरीके का एंगल हो गया? इक्वल एंगल सेक्शन हो गया। ये क्या हो गया? इक्वल एंगल सेक्शन हो गया, समभुजीय कोणीय खंड हो गया। ठीक, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने क्या किया, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल ISA 50x50x5, इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ ISA क्या हो गया? इंडियन स्टैंडर्ड एंगल हो गया। 50 क्या हो गया? उसके एक लेग की लंबाई हो गई। दूसरा 50 क्या हो गया? दूसरे लेग की लंबाई हो गई। और 5 mm क्या हो गया? उसकी थिकनेस हो गई। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है इक्वल एंगल सेक्शन। ठीक, इसके जो CXX और CYY हैं, CXX ये और CYY ये क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। ये क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो XX एक्सिस पर और YY एक्सिस पर एक ही एक्सिस में होंगे। कैसे होंगे? एक समान एक्सिस में होंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है अनइक्वल एंगल सेक्शन। क्या आता है? अनइक्वल एंगल सेक्शन। अनइक्वल एंगल सेक्शन में क्या होगा कि इसकी जो दोनों लेग हैं वो अलग अलग होंगी। जैसे इसकी देखो, ये लेग क्या है? ये 50 mm की है, ये कितनी है? ये 30 mm की है। तो ये क्या हो गया? अनइक्वल एंगल सेक्शन हो गया। ये क्या हो गया? अनइक्वल एंगल सेक्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टी खंड, टी सेक्शन।
नेक्स्ट क्या है, टी सेक्शन। तो टी सेक्शन क्या है, ये टी की जो इंग्लिश का लेटर है टी, उसकी शेप के होते हैं। देखो ये देखो उसी शेप का है, ठीक। इसमें क्या होता है, एक फ्लैंज होता है और एक वेब होता है, एक फ्लैंज होता है और एक वेब होता है, ठीक। तो ये जो खंड होते हैं ये वाई वाई एक्सिस पर कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। यानी अगर इनको हम वाई एक्सिस के अबाउट काटेंगे तो क्या होंगे, ये इधर वाला इसका इधर वाले का क्या होगा, मिरर इमेज होगा, यानी सिमेट्रिक होगा, ठीक। अब ये जो जैसे हमारा दिया है इंडियन स्टैंडर्ड टी सेक्शन 250, तो इसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपको कहाँ मिलेंगी, ये प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी स्टील टेबल में, स्टील टेबल में, ठीक। किसी भी अथर की आपको लेनी पड़ेगी एक स्टील टेबल, जिसमें अगर आपको जैसे क्वेश्चन दिया होगा उसमें दिया होगा ISST 250, तो बाकी की चीज़ें आपको वहीं से देख के मिलेंगी। कहाँ से मिलेंगी, स्टील टेबल से देख के मिलेंगी। तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, स्टील टेबल लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा, IS कोड लेना पड़ेगा। IS कोड, IS कोड कौन सा, IS 800 2007, IS 800 2007, ये आपको लेना पड़ेगा कोड। नेक्स्ट है हमारा चैनल सेक्शन। अब चैनल सेक्शन में भी वही है। चैनल सेक्शन में क्या है, चैनल सेक्शन जो हमारा है, अब ये चैनल सेक्शन में हमारे कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे ISJC, ISLC, ISMC, ISSC। ISJC क्या, यहाँ J रिप्रेजेंट करता है जूनियर को, L रिप्रेजेंट करता है लाइट को, M रिप्रेजेंट करता है मीडियम को, और S रिप्रेजेंट करता है स्पेशल को, ठीक। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल, ठीक। नेक्स्ट है हमारा आई सेक्शन। आई सेक्शन को हम एच सेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आई सेक्शन को हम एच सेक्शन भी कह लेते हैं। ये आई के शेप के होते हैं, ठीक। फिर हमारा राउंड एंड स्क्वायर सेक्शन बार्स, कुछ होते हैं हमारे राउंड सेक्शन होते हैं, गोल और वर्गाकार खंड की छड़ें होती हैं जिनका हम यूज करते हैं। फिर हमारा होता है स्टील स्ट्रक्चर। तो जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर है, जो ये प्रायः कोणीय खंडों, टी चैनल, आई खंडों आदि को आपस में जोड़कर लगाकर बनाई जाती हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, या नेक्स्ट क्लास में, सॉरी।